मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, इट मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में तैयार करने के लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद्युत प्रतिरोध और आपको बताते हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो बच्चों, विद्युत प्रतिरोध को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं धातु से। कहां से स्टार्ट करते हैं? धातु से। तो जैसा कि बच्चों आपको बताया जाता है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की चालक। विद्युत की चालक, चालक या सुचालक। तो बच्चों, धातुएं विद्युत की चालक या सुचालक होती हैं और जो चालक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? धातु से ही बनाए जाते हैं। यानी कि धातुओं से हम चालक बनाते हैं। और चालक मुख्यतः किस फॉर्म में होते हैं? तार के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? तार के रूप में होते हैं। तो बच्चों, जो चालक हैं वो मुख्यतः तार के रूप में होते हैं और किससे बनाए जाते हैं? धातु से बनाए जाते हैं। और जो धातु होती हैं वो विद्युत की चालक या सुचालक होती हैं। अब बच्चों, अब धातुओं की चालकता पर जरा विचार कीजिए। बच्चों, कोई भी ऐसी अभी तक धातु ज्ञात नहीं है जो 100% सुचालक हो, यानी कि चालक। तो बच्चों, क्या नहीं ज्ञात है? अभी तक ये नहीं ज्ञात है कि कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो 100% सुचालक यानी कि चालक हो। तो इसका मतलब अभी तक कोई भी ऐसा चालक हमें ज्ञात नहीं है जो 100% सुचालक हो, यानी कि 100% धारा को प्रवाहित करने वाला हो। इसको बच्चों और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज करो मैंने किसी धातु का एक चालक तार ले लिया। ये किसी धातु का एक चालक तार है और इसके दो एंड हैं ए और बी। एक एंड ए है, एक एंड इसका बी है। एक सिरा ए है, एक सिरा इसका बी है। अब सिरे ए से इसमें हम एक विद्युत धारा फ्लो कर रहे हैं। कितनी? 2 एम्पियर। और सिरे बी पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं। सिरे बी पर हम ये पता कर रहे हैं कि ये जो 2 एम्पियर की विद्युत धारा इस चालक तार के ए सिरे से भेजी गई है, ये बी सिरे पर हमें कितनी प्राप्त होती है? तो बच्चों, जब बी सिरे पर इस धारा को मापा जाता है तो विद्युत धारा जो यहाँ 2 एम्पियर भेजी गई है, ये यहाँ पर 2 एम्पियर प्राप्त नहीं होती है, बल्कि 2 एम्पियर से कुछ कम प्राप्त होती है। 2 एम्पियर से कुछ कम प्राप्त होती है। यानी कि इस विद्युत धारा यानी कि धारा का ए सिरे से बी सिरे तक जाने में कुछ ना कुछ लॉस यानी कि हानि जरूर होती है। लॉस या हानि जरूर होती है। अब बच्चों, यहीं पर आपको फोकस करना है कि चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जब विद्युत धारा जाती है तो जितनी धारा एक सिरे से भेजी जाती है उतनी धारा, इट मींस उतनी विद्युत धारा दूसरे सिरे पर प्राप्त नहीं होती है। यानी कि बीच में ही कुछ ना कुछ उसमें लॉस हो जाता है। अब बच्चों, ये लॉस किस कारण से आता है? बच्चों, ये लॉस जिस कारण से आता है उसी कारण को हम चालक का प्रतिरोध यानी कि विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध। बच्चों, इस चैप्टर में जहां पर हम धारा वर्ड यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग है विद्युत धारा। जहां पर हम प्रतिरोध वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है विद्युत प्रतिरोध, चूंकि ये चैप्टर ही विद्युत का है। ठीक, तो ये प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध वो रुकावट है, वो अवरोध है जो चालक के अंदर धारा के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न हो रही है। धारा का जो प्रवाह का मार्ग है उसी मार्ग में ये रुकावट, प्रतिरोध रूपी रुकावट उत्पन्न होती है। प्रतिरोध को और अच्छे ढंग से आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरह का अवरोध है जो धारा में हानि पहुंचाता है। इसको इस तरह से समझो बच्चों, जैसे कोई एक रोड है, सड़क है। तो आपने देखा होगा कि वैसे भी शायद ही ऐसी कोई रोड हो जिसमें कुछ ना कुछ रुकावट ना हो, या पूरी तरह से जो स्मूथली हो उसमें कोई रुकावट ना हो। शायद ही ऐसी कोई रोड होगी।
लेकिन मोस्टली जो रोडें हैं उनमें कुछ ना कुछ रुकावट अवश्य है। तो ये जो रुकावटें होती हैं वो रोड के लिए प्रतिरोध यानी कि अवरोध का काम करती हैं। तो उनकी वजह से जिस स्पीड से कोई वाहन चालक चलना चाहता है वो स्पीड बराबर कंटिन्यू मेंटेन नहीं हो पाती है। तो उस तरह की रुकावटें सड़क के लिए प्रतिरोध यानी कि अवरोध का काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी चालक तार के अंदर धारा का जो प्रवाह होता है उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती हैं या जो रुकावटें होती हैं जिनकी वजह से धारा में क्षति या हानि होती है उसे उस हम चालक का प्रतिरोध यानी कि विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो अब मैं समझता हूं आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो इन्हीं सारी बातों को समराइज करते हैं और समराइज करते हुए क्या वर्ड आते हैं इसके लिए, किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे उस चालक का विद्युत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। और बच्चों इसका सिंबल है कैपिटल आर, इसको कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। अब बच्चों आते हैं इसके फार्मूले पर, इसका फार्मूला क्या है इस पे बात करते हैं। बच्चों पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम आपको समझाया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है वो उसे जरूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर वीडियो में मैंने ओम का नियम आपको अच्छे ढंग से समझाया था। तो ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर का मोस्टली जो पार्ट है वो ओम के नियम पर ही डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर बच्चों बात करते हैं आर के फार्मूले पर। तो आर के फार्मूले के लिए थोड़ा हम ओम के नियम की हेल्प लेंगे। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य कैपिटल वी विभवांतर लगाने पर उसमें बहने वाली धारा या उसमें आई धारा प्रवाहित होती है। मान लेंगे, अपनी ओर से मान लेंगे उसमें आई धारा प्रवाहित होती है, तब ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार चालक का विद्युत प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर। तो ओम के नियम में कैपिटल आर क्या था, कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल वी अपॉन कैपिटल आई, यानी कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि चालक का प्रतिरोध होता है चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात। तो अगर हम इसके फार्मूले से विद्युत प्रतिरोध को डिफाइन करें तो सीधी सी डेफिनेशन बनती है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो इस बात को भी बच्चों राइट डाउन कर लेते हैं। स्पष्ट है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उसके सिरों के मध्य लगाए गए
विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो बच्चों इसके फार्मूले पे बेस्ड डेफिनेशन हो गई, और ये हो गई ऊपर कॉन्सेप्ट की चालक का विद्युत प्रतिरोध क्या है। तो अब बच्चों आते हैं इसकी 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 यूनिट पर कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक देखते हैं बच्चों, विद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर का मात्रक। बच्चों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उन सभी राशियों के मात्रक उनके फार्मूले से आसानी से हम डिटरमिन कर लेते हैं। तो इसके फार्मूले का यूज करते हुए इसका मात्रक डिटरमिन करेंगे। देखिए बच्चों, सूत्र R इक्वल टू V अपॉन I से क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि R का मात्रक V और I के मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है यहां पर। तो R का मात्रक बराबर V का मात्रक बटे I का मात्रक, V का मात्रक बटे I का मात्रक। तो बच्चों V का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है, और I का मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका मतलब आया, अथवा R का मात्रक बराबर क्या आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो R का मात्रक हुआ वोल्ट प्रति एम्पियर। अब बच्चों यहां पर एक बात और समझनी है कि ये जो वोल्ट प्रति एम्पियर है इसको ओम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओम कहा जाता है। इसका मतलब है कि R का मात्रक ओम भी होता है। तो इस बात को भी यहां पर क्लियर राइट डाउन किए दे रहा हूं मैं। देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहते हैं बच्चों, ओम कहते हैं। अतः प्रतिरोध यहां बच्चों, प्रतिरोध बार बार मैं कह रहा हूं, प्रतिरोध का मतलब है विद्युत प्रतिरोध। अतः प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है, ओम भी होता है। इसे एक बच्चों ग्रीक भाषा है, यूनान की भाषा है, इसे ग्रीक भाषा के अक्षर, कौन सा अक्षर, ये अक्षर बच्चों ध्यान से समझो, ये उल्टा लोटा कैसा अक्षर है, जैसे कि ये उल्टा लोटा रखा हो, और इसको बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं।
तो बच्चों कहने का मतलब है कि जो वोल्ट प्रति एम्पियर है इसको ओम कहा जाता है। इसका मतलब है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है और ओम को ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा से व्यक्त यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अतः एक वोल्ट प्रति एम्पियर, एक वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर एक ओम। इसका मतलब है कि एक वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो एक ओम के बराबर होता है। अब बच्चों यहां से एक ओम की जो है डेफिनेशन वो आसानी से आ जाती है। यहां से हम ओम को डिफाइन करेंगे। तो एक ओम विद्युत प्रतिरोध कब आया है? जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर एक वोल्ट हो गया है और उस एक वोल्ट विभवांतर को लगाने से चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित होने लगी है वो एक एम्पियर होने लगी है। देखिए, चालक के सिरों के मध्य जब तक आप विभवांतर नहीं लगाएंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपके सामने है वो ये है कि एक वोल्ट प्रति एम्पियर बराबर एक ओम। इसका मतलब यहाँ पर विद्युत विभवांतर एक वोल्ट है और विद्युत धारा भी एक एम्पियर है और ऐसी कंडीशन में चालक का जो विद्युत प्रतिरोध है वो एक ओम है। यानी कि यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का विद्युत प्रतिरोध एक ओम होता है। तो एक ओम विद्युत प्रतिरोध कब होता है? जब चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें एक एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का विद्युत प्रतिरोध एक ओम होता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट करो। इसके बाद मैं ओम की डेफिनेशन बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं। तो ठीक है बच्चों, ओम की डेफिनेशन यहां पर राइट डाउन करते हैं आपके लिए। हेडिंग डालेंगे आप ओम की परिभाषा। ओम की परिभाषा। थोड़ा इसको और अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको पुनः शो करते हैं फार्मूले से। इसको दोबारा फार्मूले से कंडीशन को प्राप्त करते हैं और इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। अगर आप फार्मूले के थ्रू डेफिनेशन को जनरेट करेंगे तो मैसेज अच्छा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि नहीं, बच्चे को इसकी अच्छे ढंग से बेसिक जानकारी है और आपको जो मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी कॉपी का जो इवेल्युएशन होगा वो अच्छे ढंग से एग्जामिनर के द्वारा होगा। तो देखो, हमें क्या करना है? यदि V बराबर एक वोल्ट, V बराबर एक वोल्ट, I बराबर कितना? एक एम्पियर, तब किस फार्मूले से? R इक्वल टू V अपॉन I से क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 1/1, इट मीन्स 1 ओम। विद्युत प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम। अर्थात यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर, एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर उसमें एक एम्पियर विद्युत धारा एक एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध
तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो ये तो बच्चों हो गई ओम की डेफिनेशन। आई होप कि आपको ओम की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं और कैसे इसको शब्दों में पिरोते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए अपनी कॉपी में राइट डाउन करो। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो बच्चों नोट करें इससे पहले। अब बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। बच्चों किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो मुख्य रूप से 3 कारकों पर डिपेंड करता है। वो ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जिन पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध डिपेंड करता है। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है चालक की लंबाई, यानी कि चालक की लंबाई। और दूसरा कारक है चालक की मोटाई, मोटाई को परिच्छेद क्षेत्रफल भी कहा जाता है। और तीसरा है कारक चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी चालक पदार्थ की प्रकृति। अब इनको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला जो मैंने बताया कि चालक की लंबाई। बच्चों किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई के सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर चालक की लंबाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, और जब चालक की लंबाई घटती है तो उसका प्रतिरोध घटता है। अब दूसरे कारक पर आते हैं जो है चालक की मोटाई। बच्चों चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इस तरह से समझो, यहां पे परिच्छेद क्षेत्रफल मैंने कैपिटल ए सपोज किया है तो आर व्युत्क्रमानुपाती ए। हाँ, इस बात को यहां पर थोड़ा सा ध्यान से आप समझें। ये जो साइन है इस साइन को हम किस तरह से पढ़ते हैं इस बात को समझ लीजिए। जब मैं इसको अनुक्रमानुपाती पढ़ता हूं तो यहां हमें बोलना पड़ता है 1/a, यानी कि अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं आर अनुक्रमानुपाती तो यहां बोलेंगे 1/a। अगर इसकी जगह मैंने इसको व्युत्क्रमानुपाती बोला तो हम बोलेंगे इसको आर व्युत्क्रमानुपाती ए। आर व्युत्क्रमानुपाती ए कहने का मतलब साइन यही रहता है, यही अनुक्रमानुपाती में यूज होता है, यही व्युत्क्रमानुपाती में यूज होता है। जब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे भिन्नात्मक फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, तो मैं इसको पढ़ता हूं आर अनुक्रमानुपाती एल। अगर वहीं पर अगर हम इस वाले पार्ट को भिन्नात्मक रूप में लिख रहे हैं तो हम इसको पढ़ने लगते हैं आर व्युत्क्रमानुपाती ए। और अगर आप जिद कर रहे हैं कि हम तो इसको अनुक्रमानुपाती ही पढ़ेंगे तो आपको यहां बोलना पड़ेगा आर अनुक्रमानुपाती 1/a। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये वाली राशि की वैल्यू बढ़ती है तो ये वाली राशि की वैल्यू घटती है, और जब ये घटती है तो ये बढ़ती है। तो इसका मतलब यही है कि अगर ए बढ़ता है तो आर घटता है, और जब ए घटता है तो आर बढ़ता है। कहने का मतलब है कि अगर चालक की मोटाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध घटता है, और जब मोटाई घटती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक, अब आते हैं तीसरे कारक पर, चालक पदार्थ की प्रकृति। बच्चों अगर अलग अलग पदार्थों के चालक तार हम ले रहे हैं और वो समान लंबाई के हैं और समान मोटाई के हैं, इसके बावजूद भी उनके प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो भी चालक तार मैंने लिए हैं समान लंबाई व समान मोटाई के, उनके पदार्थों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए उनका प्रतिरोध अलग अलग आएगा। तो बच्चों ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आता है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, तो उसके आंसर में बच्चों यही आप राइट डाउन करेंगे। एक बार मैं इसे रीड कर रहा हूं, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। विद्युत प्रतिरोध की अन्य कारकों पर निर्भरता है किसी निश्चित ताप पर। यह महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर ताप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। किसी निश्चित ताप पर एक चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक चालक की लंबाई पर। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एल, जहां स्मॉल एल चालक की लंबाई को डिनोट कर रहा है। स्पष्ट है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा कारक चालक की मोटाई या परिच्छेद क्षेत्रफल पर। इसका मतलब है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आर व्युत्क्रमानुपाती ए। इसका मतलब है कि स्पष्ट है कि चालक की मोटाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तीसरा कारक चालक पदार्थ की प्रकृति पर। यदि भिन्न भिन्न पदार्थों के चालक तार समान लंबाई व समान मोटाई के खींचे जाते हैं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट करें।
अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।